तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करना चाहेंगे क्लास 10th का वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं। जनरली कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया उनका नाम था बर्जेलियस, एंड the concept of Berzelius related to organic compounds is called as Berzelius concept। तो Berzelius concept में Berzelius ने बताया कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी में एक वाइटल फोर्स पाया जाता है। वाइटल फोर्स को बोलते हैं लिविंग फोर्स, एंड ड्यू टू दिस लिविंग फोर्स ओनली these compounds can be synthesized inside the body of living beings, and this specific theory ऑफ बर्जेलियस इज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। क्योंकि ये फोर्स लिविंग बॉडी के बाहर नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इन कंपाउंड्स की जो सिंथेसिस है वो लिविंग बॉडी के बाहर नहीं हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस ये माना गया वो कंपाउंड जो लिविंग बॉडी से ऑब्टेन होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इन कंपाउंड्स की सिंथेसिस लिविंग बीइंग की बॉडी के बाहर नहीं हो सकती है। लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम था कॉल्बे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया, इसका नाम यूरिया था, इसको लिविंग बॉडी के बाहर यानी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल्बे के द्वारा बनाया गया, जिससे ये थ्योरी आपकी गलत साबित हुई। क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से ये कहा जाता था वो कंपाउंड जो लिविंग बॉडी से ऑब्टेन होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग बॉडी के बाहर नहीं बनाया जा सकता है। तो इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया किसने? कॉल्बे ने, बाय सिंथेसाइजिंग यूरिया इन द लेबोरेटरी। बट दिस कॉन्सेप्ट वाज फेल्ड। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज हुआ, तो वास्तविकता में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सही डेफिनेशन क्या है? तो ये माना गया वो कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या कहा गया? द कंपाउंड्स विच आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बनाए, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन भी पाया जाए साथ में कार्बन भी पाया जाए। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल है मीथेन, फॉर्मूला होता है CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसी वजह से ये हाइड्रोकार्बन है। इथेन फॉर्मूला है C2H6, इस कंपाउंड में भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाए जा रहे हैं, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। इथाइलिन C2H4, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, इट इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। एसिटिलीन C2H2, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, इट इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। बेंजीन C6H6, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जा रहे हैं, इट इज ऑल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स बताया, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाएं, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लें और उस हाइड्रोकार्बन में से आप हटा दें हाइड्रोजन, यू आर रिमूविंग वन और मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी हाइड्रोकार्बन, और उसकी जगह पर क्या लगाएं? कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मैंने बताया इफ यू आर रिप्लेसिंग वन और मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे द डेरिवेटिव ऑफ दैट स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन। मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने मीथेन लिया, फॉर्मूला है CH4, इसमें से एक H हटा दिया तो क्या बचा? CH3 बच गया। यहां पर आपने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया Br, तो यू आर गेटिंग CH3Br, जो कंपाउंड बना इट इज ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन मीथेन का डेरिवेटिव है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है एंड दिस ब्रोमोमीथेन इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मीथेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रोमोमीथेन। ऐसे ही हमने ईथेन लिया, आपने ईथेन में से हाइड्रोजन को हटाया, एक H हटा दिया, उसकी जगह पर OH अटैच करा दिया, तो यू आर गेटिंग C2H5OH। इसको क्या कहते हैं? ये एल्कोहल है, ये इथेनॉल है। तो जो इथेनॉल है वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ईथेन का है। तो ईथेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो आपने देखा इथेनॉल भी हाइड्रोकार्बन का
डेरिवेटिव है ना, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मैंने बताया वो कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। यहां मैंने आपको बता दिया हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है यहां पर वो ये है, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है। तो बच्चों हम जानते हैं जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड। जनरली क्लास 10th में हम दो प्रकार के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, तो मैंने आपको ये बताया जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड एज वेल एज व्हाट डू यू मीन बाय द कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करना चाहूंगा। आयनिक बॉन्ड होता क्या है बेटा? बॉन्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले बॉन्ड का मतलब यह है दो एटम्स आपस में जिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से अटैच होते हैं उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड मींस आपने दो एटम्स लिए, उनको आपस में कंबाइन कराया, तो जिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से दोनों एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे उसी को बोलेंगे बॉन्ड। आपने देखा होगा बॉन्डिंग की बात की जाती है, जैसे फ्रेंड्स के बीच में दो फ्रेंड्स ऐसे हैं उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है तो आप अच्छी फ्रेंडशिप मानेंगे। ऐसे ही बॉन्ड का मतलब क्या है? इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ऐसे ही एटम्स में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाया जाता है जिसकी वजह से वो आपस में कंबाइन करते हैं। तो मैं आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूं। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? अगर हम दो एटम्स लें, अगर दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण बन रहा है then that type of bond is called as ionic bond. So we can say that the bond which is formed due to transfer of electron, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन को देता है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे NaCl में दो एटम्स लिए, एक Na दूसरा Cl। Na सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, आप लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा 2,8,1। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, इसका हो जाएगा 2,8,7। यानी सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा हर एटम ये चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। आउटर मोस्ट सेल में हमें पता है फर्स्ट शेल जो पहला वाला शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके आगे दूसरे तीसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपने देखा सोडियम के यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन के आने के लिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो इसका जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला सोडियम में से, ध्यान रखिएगा जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी भी एटम में से उस एटम पर उतना ही प्लस चार्ज आता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। इसी वजह से Na पर एक प्लस चार्ज, एक सिंगल प्लस चार्ज है और इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2,8। इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो हमेशा आपने देखा आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो मैंने बताया आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अब हम जो पहले बात कर रहे थे कि कार्बन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के होने के लिए एटम को इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्वेश्चन इज व्हाई डू कार्बन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड? कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? कारण क्या है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन 2,4 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 6, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा दे तो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल पहला ही शेल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इज इट ओके? लेकिन कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अब कारण ये है क्यों नहीं कर सकता है लूज या गेन।
अगर हम इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराएंगे तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी जो हम कार्बन को नहीं दे सकते हैं। दैट्स वाई कार्बन नेवर हैव द टेंडेंसी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4+ आयन। और साथ में जो कार्बन है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर सकता है। कारण क्या है? क्योंकि अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके न्यूक्लियस के द्वारा जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? अब 4 और 2 6 पहले से थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। हमें पता है अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं? जो जितना इसका एटॉमिक नंबर है 4 और 2 6, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। ये फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सेकेंड शेल, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और आ जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8, लाइक दिस। So it will be difficult by the 6 protons of carbon to hold these 10 electrons. That's why it also do not have the tendency to gain 4 electrons to form C4- ion. इसी कारण कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को ना गेन कर पाएगा ना लूज कर पाएगा तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो मैंने यही बताया कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनमें कोवलेंट बॉन्ड को बनाने की टेंडेंसी होती है। अब वो किस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, उसके बारे में हम बात करते हैं।